श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं का व सभी प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज हम एपिसोड 25 लेके चल रहे हैं। आप लोग बहुत लगन से पढ़ रहे हैं। व्यूज़ बताते हैं। व्यूज़ आप लोग थोड़ा थोड़ा देख के छोड़ रहे हैं या पूरा विस्तृत पढ़ रहे हैं, पूरा विस्तृत लिख रहे हैं। इन सब चीज़ों पर मैं जाना नहीं चाहता। जो पढ़ेगा सो पढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए वास्तु की पढ़ाई का अगला सेशन लेके चलते हैं। सभी को राधे राधे, नमस्कार। 7th हेडिंग हम लोग वेद पढ़ रहे थे और खंबा वेद तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कल। आज से शुरू करेंगे अगली हेडिंग नंबर 8 और इसमें लिखना है दल दल भेद। दल दल वेद। दल दल अगर होता है तो उसको देखा होगा आप लोगों ने कि वो अपने आप में चीज़ों को फंसाता जाता है। वो बेसलेस होता है, दिखता बेस जैसा है पर बेस उसमें होता नहीं है। अब बेस नहीं होने का कारण कुछ भी हो सकता है, उसकी प्रकृति है, पर जो भी उसमें जाता है वो नीचे की ओर फंसता जाता है। तो अब ये हमें क्या देता है? बॉडी में कहीं हुआ तो अस्थि मज्जा से शरीर बना है, वो अगर दलदल फील करेगा कहीं भी, कोई भी खाल में कहीं कुछ है या चर्बी में कहीं कुछ है, हड्डियों में कहीं, तो वो मानसिक दिक्कत देगा। तो दलदल जो पूरी तरीके से है वो मानसिक चिंताओं में वृद्धि देता है। नंबर 9 हेडिंग लिखेंगे नाली डैश नाला वेद। इसके आगे लिख लीजिए आय से अधिक खर्चों की अधिकता। अब दलदल वेद जो है वो आपको मानसिक चिंताएं देता है। कई बार कुछ वृद्ध लोगों को देखा होगा, अजीब सी सूजन टाइप उनके पैरों में, हड्डियों के बीच में, जहाँ पे ऐसा लगता है कि दो हड्डियाँ मिलती हैं। उंगलियों को अगर हम देखें हथेली का तो उसमें हो जाता है दो उंगलियों की हड्डियों के बीच में। वो उंगली गड़ाते हैं तो चर्बी में गड़ती चली जाती है, गड़ती चली जा रही है, और फिर छोड़ते हैं तो धीरे धीरे करके खाल अपनी जगह पे आती है। नेचुरली तो ऐसा नहीं होता है, पर अभी हो रहा है। तो जिसको होता है उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, पर वो सूजन की वजह से होता है। तो दलदल जो है वो दिमाग में हमको मानसिक चिंताएं और उनमें वृद्धि देता है। और नाली और नाला जो वेद होता है, नाली मतलब गंदे नाली का, गंदे पानी का नाला। गंदे पानी का नाला अगर आपके घर के ठीक सामने, एक तो वो होता है ड्रेनेज, जिसे आप कह सकते हैं कि हर घर के सामने होता है। वो होता है 1 फीट का अधिक से अधिक। अब अगर कहीं पे कोई ऐसी नाली है, जैसे आप कभी हिल स्टेशन में जाएं कहीं भी, तो हिल स्टेशन में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो नालियाँ रहती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रहती हैं। घरों के सामने भी थोड़ी सी नालियाँ अधिक चौड़ी बनाते हैं। मतलब अगर यहाँ मान के चले हम लोग अपने घरों के सामने 6 इंच के आसपास नाली बनाते हैं, कहीं कहीं 8 इंच बनती है, अधिकतम 1 फीट बनती है। तो वहाँ 1 फीट से अधिक चौड़ी नाली बनती है कि कभी कोई पत्थर आके फंस जाता है, स्लाइड होती है, पत्थर गिर जाता है तो नाली में, तो वो या तो नाली में फंस जाए आके तो नाली में ही चला जाए, या फिर नाली के ऊपर ही रह जाए। ऐसे कई छोटे छोटे पत्थर बहुत सारे आके गिरते हैं, तो वो नाली को रोके नहीं, दिक्कत ना करें, इसलिए उसको थोड़ा चौड़ा बनाते हैं। तो अगर किसी के घर के सामने अधिक चौड़ी नाली है,
या फिर उसमें दूसरी व्यवस्था है। दूसरा व्यवस्था नहीं कहना चाहिए, वो तो अव्यवस्था है। अव्यवस्था मतलब क्या, नाली इस तरीके से बनी है कि वो टूटी हुई है या रुकावट है उसमें, और पानी सड़क से होके बह रहा है और आपको 2 ईंटें रख के उसको पार करके जाना पड़ रहा है। तो ये व्यवस्था भी जो है नाली की बिगड़ी हुई व्यवस्था हो गई। और अगर नाला है, आप बाकायदा अपने घर से निकलते हैं और आप एक नाले के उस पुलिया के ऊपर से होके, जिसको छोटा ब्रिज कहते हैं, उसके ऊपर से अगर होके निकलते हैं तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं निगेटिव है। अब ये करेगा क्या, बढ़ी हुई नाली, चौड़ी हुई नाली जो जिसका आकार जितना है, पानी उससे ओवरफ्लो होके सड़क पे बाहर होके बह रहा है, अगर ऐसा वाला है तो ये आपको सीमित से अधिक खर्चे की समस्या देगा। ठीक है ना। इसी में अगला एक हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग नंबर 10, पानी बहना वेद। इसमें क्या है, हेडिंग में अगला लिखेंगे, उसमें जो उसका असर है वो आय व स्वास्थ्य में गिरावट। पहले नाली का पानी ओवरफ्लो होके बह रहा था, अभी मान लीजिए किसी भी तरीके का गंदा पानी कहीं और से आके आपके दरवाजे से होके बह के जा रहा है, तो उसे पानी का बहना वाला वेद कहेंगे। और इसमें आय व स्वास्थ्य में गिरावट होती है। देखिए, एक तो चीज़ मोटी मोटी आप समझिए कि कहीं भी गंदगी अगर होती है तो गंदगी का एक वो है कि वो बैक्टीरिया लेके आ रहा है। हाँ, स्मेल अगर कहीं से गंदी आ रही, सीवर लाइन का पानी है तो स्मेल आ रही है उसमें गंदी, वो स्मेल वाली समस्या धीरे धीरे करके आपको इरिटेशन देगी, चिंताएं देगी, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। तो इसका जो दूसरा इम्पैक्ट आएगा कि आप टाइमली कुछ भी कर नहीं पाएंगे, बराबर बदबू ही आ रही है, या आप जब भी निकल रहे हैं तो आपके कपड़े ही ख़राब हो रहे हैं, चप्पलें ख़राब हो रही हैं, बचा के जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप टाइम पे नहीं निकल पाएंगे। तो इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट प्लस प्रैक्टिकल दोनों को अगर समझें तो आय और स्वास्थ्य में गिरावट। अगला लिख लीजिए, लिफ्ट वेद। लिफ्ट 1, 2, अधिकतम 3 मंजिल तक नहीं होती है, पर किसी कॉम्प्लेक्स में हो सकती है, हॉस्टल में हो सकती है, हाँ, किसी अच्छे स्कूल में हो सकती है। तो इसके आगे लिख लीजिए, चिंता अधिक, स्वास्थ्य में अविलंब हानि। अब समझिए, किसी के घर के सामने लिफ्ट है, किसी का फ्लैट ऐसी जगह पे आ रहा है कि उस फ्लैट के ठीक सामने लिफ्ट है और लिफ्ट का दरवाज़ा है जो खुल रहा है, बंद हो रहा है, और वो बराबर घर्षण क्रिया से चल रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। तो ये क्या चीज़ करेगी? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि मशीनीकृत चीज़ आपके दरवाजे के ठीक सामने चल रही है, तो वो आपको कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट देगी। अब जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो अत्यधिक चिंताएं, आपको चिंताएं घेरेंगी, वो चिंताएं आपको जीवन में अस्थिर बनाएंगी। और यदि अगर आपको किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य लाभ मिलना बंद हो रहा है, आप स्वस्थ हैं पर आपको कोई समस्या हो गई, तो स्वास्थ्य में अविलंब हानि, विलंब नहीं होगा, समय नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगा, अचानक से आपको समस्या स्वास्थ्य में आ जाएगी। आप स्वस्थ हैं, अभी ठीक था, कुछ समय में आपको दिक्कत हुई और उसके बाद आप हॉस्पिटलाइज हो गए। तो ऐसी वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको वेद में देखने को मिलती हैं, और लोग अपना घर बना लेते हैं पर उनको अधिक से अधिक जानकारी इन चीज़ों के बारे में नहीं होती है, और वो रहने लगते हैं घर बनाकर,
फिर आगे चल के उनको जब समस्याएं होती हैं तब भी वो ये नहीं समझ पाते कि हमारे घर में जो समस्या है वो है क्यों। और आजकल का तो चलन है कि यदि अच्छे से पैसे कमा रहे हैं, अच्छे से सैलरी आ रही है, तो हम पैसे से उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको अधिक समस्या आई, आप बीमार हो गए, तो आपने हॉस्पिटल में जाके पैसों की बलि दी और बलि दे के आप ठीक हो गए। पर ये कहाँ लिखा है कि आप दोबारा बीमार नहीं होंगे? जब तक वो वेद रहेगा आप बीमार होते रहेंगे। तो शरीर को स्वस्थ रहना कम देर के लिए मिलेगा और बीमार रहना ज़्यादा देर मिलेगा। तो जो लोग होते हैं ना, जब से इस घर में आए हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं और अब शरीर टूट चुका है, अब लगता नहीं कि ठीक होंगे, ऐसी वाली कंडीशन जो है ना, वो अविलंब बीमारी से आती। बार बार शरीर पे आघात होना, तो आप एक कील को लकड़ी में ठोकने के लिए आप बार बार करते तो एक दिन ठुक ही जाती है। ऐसे ही बार बार बीमारी अगर आती है, बार बार आप बीमार होते हैं, तो शरीर कमज़ोर होता है। चलिए अगली हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग नंबर 12, निरंतर कर्कश ध्वनि। डैश करके लिख लीजिए, जीवन में अशुभता के संकेत। एक पॉडकास्ट हुआ था हमारा HT न्यूज़ चैनल के साथ में, हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ में। उसमें उन्होंने पूछा था कोई सवाल, तो उसमें मुझे एक बात मैंने बोली थी, वो मैं बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी लड़की की शादी होती है और वो ससुराल पहुंचती है। उसके घर में जब वो अपने मायके में थी, वहाँ पर बहुत ही सुकून वाला वातावरण था। अब ससुराल आने के बाद जिस घर में वो आई है, वहाँ पर बगल में, घर के आजू बाजू में, पीछे या सामने कहीं पर कोई कारखाना है जहाँ पर काम होता है और वहाँ से निरंतर कर्कश आवाज़ें आती हैं। धाड़ धाड़ की आवाज़ आती है, ठक 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 की आवाज़ आती है, टन 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 की आवाज़ आती है। किसी भी चीज़ को जो मशीनों से काटते हैं उसकी कर्कश ध्वनि आती है। तो ये जीवन में अशुभता के संकेत लाती है। अब वो जो बेटी शादी होके आई है, उसका यहाँ पर दिमाग संतुलित नहीं रहेगा, क्योंकि उसके घर में ऐसी कोई भी आवाज़ें नहीं आती थी और यहाँ पर वो आवाज़ें उसके दिमाग को, मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक अजीब सी इरिटेशन धीरे 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 करके उत्पन्न कर देगी और वो जो समस्या है उसको समझ में नहीं आएगी और वो धीरे धीरे करके टेंशन में रहने लगेगी। फिर उससे गलत काम होंगे और फिर ताने उसको मिलेंगे, उसको बातें सुननी पड़ेंगी, फिर वो और टेंशन में जाएगी और ऐसे ऐसे करके वो जीवन को कष्टप्रद बना देगी। तो वो जो वहाँ पे पॉडकास्ट में उदाहरण दिया था हमने, वही हमने आपको आज दिया कि जीवन में अशुभता के संकेत लाती है। धीरे 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 कही हुई बातें दीवालों को चला देती हैं। कहते हैं ना, दीवालों के भी कान होते हैं। ये फिल्मी डायलॉग है। हेडिंग नंबर 13, कारखाना वेद। आवासीय एरिया में यदि, अच्छा अब पहले लिख लीजिए, डैश लगा के लिखिए, अनावश्यक व्याधि व पीड़ा। पीछे वाले में हेडिंग में जो हमने बोला था उसका ही इसमें जुड़ा हुआ पार्ट रहेगा, कारखाना वेद। अनावश्यक व्याधि व पीड़ाएं। आपके घर के सामने शांत खुला हुआ माहौल हो, बढ़िया हरे भरे पौधे हों,
और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आएँ, अच्छा माहौल हो, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं आसपास पास पड़ोस के लोग वो अच्छा व्यवहार करें, अच्छा वातावरण बना के रखें, साफ़ सुथरा रहे तो कितना अच्छा है। अभी सोचिए कि आप 8 फुट की गली में घर बना लें और सामने वाले में कारखाना हो जहाँ दिन भर मशीनों की आवाज़ आए, तो वो क्या करेगी। जैसे मंदिर से 200 मीटर की दूरी तक नेगेटिव एनर्जी जाती है, ऐसे ही कारखानों का शोर, कारखानों की जो वाइब्रेशन है वो भी काफ़ी दूर तक प्रभावित करती है। तो वो आपको व्याधि, किसी भी तरह की समस्या व पीड़ा, कष्ट देंगी। तो ऐसा कोई भी कारखाना है जहाँ से वाइब्रेशन आ रही है, आवाज़ें आ रही हैं, शोर आ रहा है। कई बार होता है क्या, कारखानों में जो लेबर काम करती है ना, किसी भी तरीके का व्यसन अगर पाल लेते हैं वो और उनमें होता है तो वहाँ पे थोड़ा उन कारीगरों की वजह से भी कई बार होता है। कई बार माल लोड करने के लिए भी गाड़ियाँ आती हैं, उनका शोर, उनकी वजह से शोर। और गाड़ियों के साथ में ही जो एक लोगों की सोसाइटी वहाँ पे जो डेवलप होती है, डेली के कुछ लोग आते हैं जाते हैं, है ना। तो जब हम उनसे परिचय में नहीं होते हैं, उनसे हमारी बातचीत नहीं होती है और उनके देखने का तरीका हमको ठीक नहीं लग रहा होता है या उनके बातचीत करने का स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड जैसा नहीं है, घटिया या बुरा हम नहीं कह रहे हैं, हमारे जैसा नहीं है। क्यों? वो यारी दोस्ती में आपस में बात कर रहे हैं या किसी भी लेन देन के चक्कर में उनमें झगड़ा हो गया या मान लीजिए वो लोग रुकते ही हैं और टाइम पास करते हैं, तो आपको लगता है ना घर से निकलने में एक रुकावट जैसी है। कोई अंकल बैठे रहे घर के बाहर और किसी बच्चे को बार बार उनके सामने से जाना हो तो बच्चे के लिए वो अंकल समस्या हो जाएंगे, क्योंकि वो देखें नहीं कि वो केवल कुछ बोले नहीं, केवल देखें, यहाँ आया चला गया, आया चला गया, वो लड़के के लिए वो समस्या हो जाएगी। तो उसी तरीके से लेंगे। हेडिंग नंबर 14, ऊंचा भवन व दीवार वेद डैश पारिवारिक व निजी विकास में बाधा। अंबानीज का एक घर है जो लगभग 27 मंजिल बना हुआ है और उनके बगल में 1 मंजिल का एक मकान है। कई बार उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग के बगल में ये एक छोटा सा मकान 1 मंजिल का ऐसे दिखाते हैं। अब मान के चलिए वो उस 27 मंजिल के सामने वो मकान हो, तो उस 1 मंजिल वाले मकान वालों के लिए 27 मंजिल की बिल्डिंग उनके लिए ऊंचा भवन और वेद हो गया। ऐसे ही एक कारखाने की जो लंबी दीवार होती है, किसी स्कूल की लंबी दीवार होती है, किसी बहुत बड़े फार्म हाउस, बड़ी बिल्डिंग की बहुत लंबी दीवार होती है, किसी भी सरकारी परिसर का बहुत जो लंबा दीवार होता है, वो दीवार अगर आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आ रहा है तो वो एक रुकावट का कार्य करता है। बहुत ऊंची बिल्डिंग, बहुत ऊंचा फ्लैट अगर आपके दरवाजे के सामने, मैंने अंबानी के घर का इसलिए उदाहरण दिया क्योंकि उनके बीच में जो सड़क है वो वैसी सड़क नहीं है जैसी सड़क कई बार सोसाइटी बनाते समय आम बस्ती से अलग हट के थोड़ी सी बनाते हैं, फिर वो अपनी एक बाउंड्री बनाते हैं, उसके अंदर भी एक सड़क बनाते हैं, फिर थोड़ा सा पार्क देते हैं, फिर हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं। तो वहाँ काफ़ी दूरी हो गई, पर फिर भी यदि सूर्य का डायरेक्शन गलत है और उस ऊंची बिल्डिंग की परछाई किसी
दूर वाले मकान पे जाके पड़ती है तो उसको भी हम वेद ही लेते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी पेड़ की परछाई भी आपके दरवाज़े पर, मुख्य दरवाज़े पर पड़ती है तो वो वेद ही मानी जाती है। हेडिंग 15, विद्युत तारों का वेद। डैश गृह स्वामी की मृत्यु, दासत्व व दुर्भाग्य। हाई टेंशन लाइन एक उचित दूरी पर यदि आपके घर से है, आपके छज्जे से, आपके सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर जो भी आप ऊपर बिल्डिंग माला बनाते हैं उसके बगल से अगर नहीं जा रही है, या कोई 11,000 की लाइन, उससे और हैवी लाइन, या जो हाई टेंशन लाइन जो बड़ी वाली होती हैं 11,000 33,000 के भी है, ये वाली हाई टेंशन लाइन यदि आपके घर की छत के ऊपर से या दरवाजे के ठीक सामने से जा रही है तो ऐसे घरों में गृह स्वामी की मृत्यु जल्दी हो जाती है, या उस घर में जो लोग रहते हैं वो किसी न किसी दूसरी जगह जाके काम करते हैं। दासत्व तरीके का एक होता है एग्रीमेंट टाइप बात करना, कहीं जॉब लेना, दूसरा होता है कि बस कर रहे हैं, खाना पीना खर्चा मिल रहा है, ठीक है चल रहा है। दूसरा दुर्भाग्य भी इससे आता है। भाई किसी के यहाँ दासत्व वाली स्थिति में अगर आप जाके काम कर रहे हैं और आप दिक्कत में हैं तो इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे, इसको आज़ादी तो नहीं कह सकते, सफलता ही कहेंगे। अगली हेडिंग है 16 राज्य मार्ग हाईवे वेद। इसके आगे लिख लीजिए अन्य प्रकार के नुकसान या सुधार कर सकते हैं। इसमें लिखिए अन्य सभी प्रकार के नुकसान। एक फ़ोटो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। चाइना में एक हाईवे निकलना था और एक बंदे ने अपना मकान जो है, अपनी ज़मीन जो है वो हाईवे कंपनी को नहीं दी, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसको नहीं दी। तो उसका मकान ऐसी जगह पे आ रहा है, वो मान के चलिए डिवाइडर टाइप का है, और राइट से भी रोड जा रहा है और लेफ़्ट डायरेक्शन से भी रोड जा रहा है, हाईवे जा रहा है, और बीच में ये मकान है। ये सभी प्रकार के नुकसान देगा। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे आप कभी कानपुर गए हो, लखनऊ आए हो, या आप जिस शहर में भी हैं उस शहर में फ्लाईओवर जो बन रहा है उससे जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिखती हैं ऊंची, थोड़ी ऊंची, 1 मंजिल 2 मंजिल ऊंची, उन सभी घरों में राज्य मार्ग हाईवे वेद लगता है। या जो चौड़ीकरण होता है ना रोड का, वो चौड़ीकरण में मकान तोड़ के और हाईवे बनाते हैं, ऐसे मकानों में राज्य मार्ग और हाईवे का भेद होता है। एक्चुअली नियम यह है कि आपके घर की ऊंचाई को अगर ये हम लंबाई मान लें तो ज़मीन से हम अपने मुख्य दरवाजे से नापें, वो ऊंचाई जो है उसके बाद आपका हाईवे शुरू होना चाहिए। मतलब आपका मकान सर्विस रोड पे होना चाहिए, डायरेक्ट हाईवे कनेक्ट में है। जैसे मैं जाता हूँ कभी रायबरेली जाता हूँ, लखनऊ का जो मोहनलाल एरिया है, मोहनलालगंज एरिया, उस तरफ देखता हूँ तो जो चौड़ीकरण हुआ है उसमें कुछ गांव प्रभावित हुए हैं, और वो सारे के सारे बस नाली है एक बीच में 2 फीट की, मकान है 2 फीट की नाली है, और फिर हाईवे है। तो ऐसे जितने भी घर हैं इनमें सभी प्रकार के नुकसान होते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हम 31 वेद की बात करेंगे, और समझाते हुए चलने में समय जाता है, आप भी जानते ही हैं।
तो हमने पिछली बार बात की थी वृक्ष वेद, कुआं वेद, मंदिर वेद, जीना वेद, मार्ग वेद, अन्य भवन के कोने का वेद, खंबा वेद। आज हमने बात की है दलदल वेद, नाली नाला वेद, पानी बहना वेद, लिफ्ट वेद, निरंतर कर्कश ध्वनि वेद, कारखाना वेद, ऊंचा भवन व दीवार भेद, विद्युत तार आदि का वेद, राज्य मार्ग व हाईवे वेद। 16 हेडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं और इसके आगे का हम अगली बार जो कल का क्लास रहेगा उसमें लेंगे और बाकी हम बची हुई जो जितनी भी हेडिंग हैं उनके बारे में बात करेंगे। विस्तार से समझा के इसलिए चल रहे हैं कि हम आपके जीवन में और आप दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाएं। सिलेबस पीडीएफ कर दें और आप उसको पीडीएफ को प्रिंट कर लें और अपने घर में रख लें। इससे आप वास्तुविद नहीं बनेंगे। सारा कुछ सिलेबस फ़ोन में, आईपैड में, लैपटॉप में सेव करके रख लें और ज़रूरत होगी तब हम उसको निकाल के देख के और अप्लाई कर देंगे। ऐसा होता नहीं है। बहुत बार जब मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ भी साथ में होना नहीं चाहिए और अगर बहुत कुछ आपके साथ में है वो भी आपको कष्ट ही देता है। दिक्कत होती है ये कि पार्टी को कुछ पता नहीं होता है जिसका आप वास्तु करने जाते हैं और उसके सवाल बहुत होते हैं। और ऐसे में यदि यार आप पूरा का पूरा सिलेबस खोल के बैठेंगे या कोई डायरी साथ में रखेंगे या आप कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट फ़ोन में कोई भी डेटा लेके खोल के उसको देख देख के करेंगे तो उसका भरोसा कम होता है। आँख बंद करके बता दीजिए कि मिट्टी उठा के माथे पे लगा दो तो हारे का टीका होता है, मान लेगा। पर अभी आप स्पेशलाइज करें, उसे कहीं जाके मिट्टी खोदें, खोद के लाएं, पूछ के लाएं तो उसमें भभूति से काम हो जाएगा, ये हो जाए, बहुत सारी बातें सामने निकल के आ जाती हैं। तो ऐसे आपने कोई सिलेबस जैसी कोई चीज़ खोल ली, डायरी जैसी कोई चीज़ खोल ली तो अविश्वास मन में आता है कि इनको पता नहीं है। पंडित जी पत्रा देखेंगे बताएंगे, पंडित जी पत्रा देख के ही बताएंगे, इसमें कोई अलग बात नहीं है। ये भाई पत्रा है वो देखेंगे और देख के बताएंगे, अच्छी बात है, पर आप डायरी देख के बताएंगे ये नहीं चलेगा। तो सभी की मानसिकताएं हैं और फिर जैसे जैसे वो आपके साथ में देखते हैं तो आंखें रीड करती हैं, पढ़ना शुरू होता है, माइंड प्रोसेस करता है और क्वेश्चन निकलने लगते हैं। तो फिर वो और चीज़ों के बारे में और 20 सवाल कर सकते हैं। तो आपका टाइम किल होता है। जहाँ आप एक दिन में 3 विज़िट कर सकते हैं वहाँ एक विज़िट में अधिक समय लगने से तीसरी विज़िट जो लगेगी वो कहीं ना कहीं या तो लेट हो जाएगी या फिर अगले दिन शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो टाइम बहुत मैनेज करके चलना है। तो इसलिए विस्तार से लिखना और उसको समझना और समझ लेने के बाद उसको दिमाग में बिठा के प्रोसेस करना, ये सबसे सही प्रक्रिया होती है। इसलिए बहुत ही विस्तार से हम आधे आधे घंटे का कोर्स का एपिसोड लेके चल रहे हैं। अब इसमें भी अभी जो व्यूज़ दिख रहे हैं, व्यूज़ दिखना और पूरा वीडियो देखना, ये कौन देख रहा है मुझे पता नहीं। जितने भी लोग देख रहे हैं वो थोड़ा देख के छोड़ रहे हैं या पूरा सुन के बंद कर रहे हैं या आप लिख भी रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। मैं सबको पॉजिटिव ही मान के चल रहा हूँ कि सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग लिख रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। ठीक है ना। एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से यूट्यूब चैनल है, फर्म है हमारी इसी नाम से, और फेसबुक पे हमारा पेज है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और दूसरों के घर के नक्शों पर काम करने की कोशिश कीजिए। जिसके भी घर जाते हैं उसके घर को ऑब्जर्व करिए, देखिए कहाँ क्या रखा है, किस डायरेक्शन में क्या है, कैसे कैसे बना है, हम किधर से घुसे, एंट्री कौन सी थी, अंदर जाके बैठे डायरेक्शन कौन सा था, हमारा फेस किस डायरेक्शन में था।
किचन उनका किस डायरेक्शन में है, वो खाना बना रहे हैं तो कौन सा डायरेक्शन होगा। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें आप सीखना शुरू कीजिए, वहाँ पे जाके महसूस करना शुरू कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। पर जब तक आप विस्तार से पढ़ेंगे नहीं, आएगा नहीं। मैं घोल के पिला नहीं पाता, क्योंकि मैं हकीम या वैद्य नहीं हूँ। एक बार कोशिश करता भी तो मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊँगा, और आप भी नहीं करिए। विस्तार से पढ़िए, बाकी लोग मजाक उड़ाएं, कुछ भी कहें, जाने दीजिए, उनके उसमें नहीं आइए। क्यों ज़्यादातर लोग जब कर नहीं पाते हैं तो दूसरे से कहते हैं कि वो किस्मत से हो गया, नंबर 2 का पैसा होगा, अपने आप सफल कैसे हो गया, विरासत में मिला होगा, ख़ानदान वाले छोड़ गए। वो सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैं लखनऊ आया था तो 700 रुपये जेब में थे, ठीक है ना। तो बने रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है कि नहीं? मिल रहे हैं ना? चलिए, राधे राधे।